देखिए जहां तक टेस्ट का ताल्लुक है ना, टेस्ट में ये क्वेश्चन नंबर 3 था, तीसरा सवाल था मालूम, ठीक है। लेकिन सॉल्व करते वक्त मैंने इसे फर्स्ट क्वेश्चन बना लिया ड्यू टू सम अरेंजमेंट पर्पस। तो इसका जो बेसिक ताल्लुक था वो इनकम फ्रॉम बिजनेस के साथ था। इनकम फ्रॉम बिजनेस में ये सवाल था और छोटा सा सवाल था जिसमें फैसल हैज प्रोवाइडेड फॉलोइंग डिटेल: रिपेयर एक्सपेंस, गवर्नमेंट फाइन, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन लीज एसेट, उसकी डेप्रिसिएशन और अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऑफ ओन एसेट दी हुई थी, और इसके अंदर ये इन्होंने माइनस किया हुआ और ये इन्होंने ऐड किया हुआ गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ शेयर्स। उसके बाद इन्होंने टैक्स का लीज रेंटल दिया हुआ है और टैक्स डेप्रिसिएशन दी हुई है। लेकिन सवाल दो तरह से है, पहला सवाल है वी स्टार्ट फ्रॉम प्रॉफिट और दूसरा वी स्टार्ट फ्रॉम सेल। जाहिर है पहले हम इसको लेते हैं वी स्टार्ट फ्रॉम प्रॉफिट। अच्छा, तो प्रॉफिट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ ले लेते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस, और इनकम फ्रॉम बिजनेस में हम कहाँ से शुरू करेंगे? ऑब्वियसली वी स्टार्ट फ्रॉम द गिवन द नेट प्रॉफिट कि इसका नेट प्रॉफिट क्या है। अच्छा, तो नेट प्रॉफिट दिया हुआ था जी इसका, क्यों जी? नेट प्रॉफिट निकालना था, तो निकाला था नेट प्रॉफिट आपने, कितना निकला था? 41। तो 41 आ गया इसका क्या जी? नेट प्रॉफिट। नहीं, वो अल्टीमेटली कोई भी वैल्यू सपोज कर लेते हैं। 41 आप कह रहे हैं, 41 तो हम यहाँ से ले लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, दैट इज 41। अब जो चीजें इसमें गलत ऐड की गई हैं उनको हम लेस करेंगे और जो लेस की हुई है वो ऐड करेंगे जो गलत की गई हैं अकॉर्डिंग टू टैक्स रूल। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं, तो हमें जो चीज मिलती है वो है रिपेयर एक्सपेंस। तो आप मुझे बताइए, रिपेयर एक्सपेंस में कोई हरज है? रिपेयर एक्सपेंस में कोई हरज नहीं, लेकिन अगर फाइन किसी और को दिया होता तो हर्ज ना होता, लेकिन गवर्नमेंट को फाइन दिया हुआ तो क्या करेंगे? वापस करेंगे। तो फाइन पेड टू गवर्नमेंट, फाइन पेड टू गवर्नमेंट 7। तो ये इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। अच्छा, दूसरी जो चीज है वो है इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन लीज एसेट। आप जानते हैं कि जो अकाउंटेंट है उनके नजदीक लीज एसेट आपका अपना एसेट है, आप उसकी डेप्रिसिएशन भी निकालेंगे, उसका इंटरेस्ट एक्सपेंस भी निकालेंगे। लेकिन टैक्स वालों के नजदीक वो क्या है? वो लीज पे है, उसका सिर्फ रेंट देना और कुछ भी नहीं देना। तो इनके नजदीक, अकाउंटेंट्स के नजदीक, उसका डेप्रिसिएशन भी निकालना है और उसका इंटरेस्ट भी पे करना है। इसका मतलब इन्होंने इस हवाले से दो पेमेंट ली हुई है, एक 4 और एक कौन सी? 9। ये किस हवाले से? पहली वाली है इंटरेस्ट ऑन लीज, इंटरेस्ट ऑन लीज कितनी है? 4, ये वापस होगी। और दूसरा जो है क्या है शाबाश? डेप्रिसिएशन ऑन लीज एसेट। तो लीज एसेट पर इन्होंने डेप्रिसिएशन निकाली हुई कितनी? 9। लेकिन इसके अगेंस्ट अगर हम देखेंगे तो टैक्स वालों ने कहीं ना कहीं हमें क्या दिया होगा? डेप्रिसिएशन रेंटल दिया होगा, लीज रेंटल पेड। तो इन दोनों के अगेंस्ट क्या होगा यहाँ पे? लीज रेंटल पेड कितना बन गया? 13। ये हम इसमें से क्या करेंगे? माइनस करेंगे। क्लियर जी? तो बहुत छोटा सा सवाल था। अच्छा, दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जो अपना एसेट है उसका भी उन्होंने क्या निकाला हुआ है? डेप्रिसिएशन। तो हम इसको लिख देंगे, ये है अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन
और आप जानते हैं काउंटिंग डेप्रिसिएशन हम नहीं मानते, हमें नहीं पता किस मेथड से निकला है, तो लिहाजा वो हमेशा हम वापस कर देते हैं और उसकी निस्बत जो टैक्स डेप्रिसिएशन है वो हम माइनस कर देते होते हैं, वो हम ट्रीट कर देते हैं या माइनस कर देते हैं, जो भी आप कह लें। तो ये है 5। ठीक है जी। आप देखें कि इसके अंदर कोई एंट्री बची है तो वो क्या है, डिस्पोजल ऑफ शेयर से हमने गेन किया है, तो ये जो गेन है ना फिलहाल हम इसमें से माइनस कर देते हैं। डिस्पोजल ऑफ शेयर्स, डिस्पोजल ऑफ गेन फ्रॉम शेयर कितना है 6। फिलहाल हम इसमें से क्या कर देते हैं, इसमें फिलहाल माइनस कर देते हैं, बाद में वापस करेंगे लेकिन अभी माइनस कर रहे हैं। अच्छा, अब इसको जमा करेंगे तो यहाँ क्या टोटल आएगा, शाबाश, यहाँ पे टोटल आएगा 73 आ गया। ये 73 हम यहाँ भी रख देंगे और इसमें से ये माइनस कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 49 और ये आ जाएगा आपका टैक्सेबल इन नॉर्मल टैक्स रिजीम। लेकिन जो आपने गेन फ्रॉम सेल ऑफ शेयर है इसको आपने अलग से लेके जाना है, क्योंकि वो जो थी आपकी वो इनकम फ्रॉम बिजनेस थी और ये बनेगी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, और आप इसको ऐड करेंगे। ठीक है, लेकिन आप इसको किस में लेके जाएंगे, फाइनल में डिविडेंड जाता है, सेपरेट लॉ में जाके उसको टैक्स लगेगा। याद है ना, शेयर्स के टैक्स का टेबल अलग है, तो ये इसके अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक है, ऐड हो जाएगा, बाद में फिर जब वो करेंगे वो खुद ही डील कर लेंगे। हमें चूंकि टैक्सेबल इनकम के बारे में कहा गया है तो हम यहाँ 55 लिख के ये बता दिया कि वो जो 49 है वो नॉर्मल टैक्स रेजीम में, और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में जो शेयर्स बेचे हैं ये जाके सेपरेट लॉ में ट्रीट हो। क्लियर जी, नो प्रॉब्लम। ये था इसका एक पार्ट। ये पार्ट जो था ये बेसिकली इसका ए पार्ट था, इसका ए पार्ट था। एक इसका बी पार्ट भी था, स्टार्ट फ्रॉम सेल का शुरू करो, सेल से शुरू करो। ये बड़ा अहम नुक्ता है जिसको स्टूडेंट को बहुत नजर में रखना चाहिए। देखिए, हमेशा याद रखिए कि पेपर में न्यूमेरिकल दो तरह के आते हैं। एक न्यूमेरिकल वो होते हैं जो ज्यादा हैं पास पेपर्स में, और वो जिसके अंदर आपको नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन है, ये बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये निस्बतन थोड़े से मुश्किल सवाल होते हैं। उसकी वजह यह है कि इसमें अकाउंटेंट्स की बनाई हुई स्टेट से आपको जाना पड़ता है टैक्स स्टेट की तरफ, इसलिए आपको थोड़ा टाइम भी लगता है। ठीक है, लेकिन अगर किसी सवाल में प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज नॉट गिवन ही ना हो, ऐसा कमोबेश पिछली 2 अटेम्प्ट्स में तो मैंने भी देखा कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन ही नहीं था, तो ऐसी सूरत में न्यूमेरिकल को स्टार्ट करना पड़ता है सेल से, और ये इसलिए कम आता है कि ये निस्बतन थोड़ा इजी क्वेश्चन होता है। लेकिन बहरहाल स्टूडेंट को पता तो होना चाहिए कि ऐसा ना हो एग्जामिनर अपनी तरफ से आसान सवाल दे रहा हो लेकिन स्टूडेंट के लिए वही फंदा बन जाए। जैसे लास्ट पेपर में एग्जामिनर ने फेवर की कि 45% थ्योरी की बजाय थ्योरी 30% कर दी और न्यूमेरिकल जो है वो 70% कर दिए, तो उसने तो फेवर की कि पेपर आसान कर देते हैं। अब कैफ लेवल पे बच्चे से इतनी थ्योरी शायद उन वर्ड्स में याद करनी मुश्किल हो, लेकिन बच्चे के लिए वही चीज प्रॉब्लम बन गई और रिजल्ट अच्छा खासा कम आया। ये नहीं कि किसी एक का, तकरीबन सबके हालात ये थे। जब बच्चों से पूछा है हम तो थ्योरी ढूंढते रहे, तो लिहाजा ऐसा ना हो कि वो आसान अटेम्प्ट दें और हम फिर उसको मुश्किल बना लें, तो फिर सेल से शुरू होगा।
इसका मशहूर न्यूमेरिकल है जिसको हम कहते हैं डॉक्टर सोना वाला केस। ये आया था 2013 में पेपर में, और ऐसा डायनेमिक केस है कि तकरीबन हर अटेम्प्ट में इसको डिस्कस किया जाए तो ये अपनी पूरी लेजेंड रखता है, यानी पूरी पावर रखता है कि वाकई कोई कहता है यार अच्छा सुना। अच्छा, बहरहाल उसको करने से पहले इसका बी पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका जो बी पार्ट है बड़ा आसान है। जब हमें जो फ्रेम है इसका डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन कोई मसला नहीं, हमारा इतना काम ही नहीं अब इस वीडियो में कि हम इसको पर्टिकुलरली जो है वो दोबारा फिर से सोचें, लाइन यही रहने दें। अच्छा, ये तो हो गया ना हमारा काम रिकॉर्ड, ये तो क्लियर होगा उधर। अब देखिए यहाँ जब हम सेल से शुरू करेंगे ना, तो सबसे बड़ी आसानी पता क्या है कि उसने जो जो गलतियां की थी 41 में वो इसमें नहीं होंगी। सेल से शुरू हुआ ना, उसने भी यही से शुरू किया था, लेकिन उसने गलतियां कर ली थी ना उसने अकाउंट्स के एंगल से। अब वो गलतियां इसके अंदर है ही नहीं। इसका मतलब रॉन्ग एंट्री निकालने की जरूरत नहीं, करेक्ट एंट्री डाल दें। रॉन्ग एंट्री निकालने की जरूरत नहीं है, करेक्ट एंट्री डाल दें। जैसे देखिए करेक्ट एंट्री में रिपेयर पे कोई एतराज नहीं होना चाहिए। गर्म पानी, रिपेयर पे कोई एतराज नहीं होना चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं, रिपेयर को यहाँ डाल देते हैं कितना जी, 3। रिपेयर को डाल देते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक होगी बात। अच्छा, उसके बाद बच्चों यहाँ पर आपको ये मानना पड़ेगा कि हम ये नहीं मानते कि जो इन्होंने लीज एसेट लिया है, यानी हम ये नहीं मानते, गवर्नमेंट का फाइन हम नहीं मानते, इन्होंने निकाला था वो तो जाहिर है अब तो डालेंगे ना हुआ, तो हम उसको डील ही नहीं करते। बट ठीक है, खत्म कर दिया। तो हम यहाँ अगर आप करना चाहें तो लिख दीजिए कि गवर्नमेंट फाइन यहाँ पे था, लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ नहीं होना चाहिए, मैं अलाउड नहीं करता। लेकिन ये बात मानने वाली कि उसका जो डेप्रिसिएशन था जो उसने लीज एसेट का किया था वो तो इसमें है ही नहीं, और जो उसने उसका इंटरेस्ट निकाला था या इंटरेस्ट फाइनेंस किया था या इंटरेस्ट कॉस्ट जो भी ऐड की थी इसमें तो है ही नहीं। इसमें सिर्फ क्या डालना चाहिए, टैक्स रेंटल डाल देना चाहिए। टैक्स रेंटल अमाउंट डाल दे बस काफी है, वो तो गलतियां तो है ही नहीं इसके अंदर। तो टैक्स रेंटल अमाउंट जो थी वो थी 13, वो इसके अंदर निकाल दे। अच्छा, और उसके बाद अगर आप देखें तो एक चीज और है, जो उसके ओन एसेट की डेप्रिसिएशन है वो भी इसके अंदर यकीनी तौर पे डाली नहीं गई। हमने कौन सी डेप्रिसिएशन निकालनी है, टैक्स डेप्रिसिएशन, तो हम सिंपल सीधा जाके टैक्स डेप्रिसिएशन इसमें से निकाल देते हैं। टैक्स डेप्रिसिएशन इसमें से निकाल देते हैं। तो टैक्स डेप्रिसिएशन कितनी है, 5। अब आप इसका जरा टोटल करेंगे तो क्या आएगा, 49। तो ये डायरेक्ट ही आ गया। तो ये सवाल तो उसकी आसान नहीं है, क्या ख्याल है? अगर सेल से बनाना हो तो ज्यादा आसान है बनिस्बत के उसकी अकाउंटिंग स्टेटमेंट को सेल्स टैक्स रिटर्न में कन्वर्ट करना। तो सेल से काम करना ज्यादा आसान है, ठीक है ना। और वो जो आपने सेल ऑफ शेयर्स की बात की थी वो आप सेपरेट ब्लॉक में ट्रीट करेंगे, वो 6 इसके अंदर डाला जाए, सॉरी 6 इसके अंदर ऐड किया जाए तो ये 55 बन जाए। तो ये बिल्कुल वही चीज बनेगी। हाँ, अलबत्ता ये है कि पेपर के हवाले से याद रखना है कि इफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज नॉट गिवन देन याद रहे कि हमने इसको सेल से शुरू करना है, टर्नओवर से शुरू करना है। और इसमें मशहूर केस किसका है, सोना वाला का। नहीं, हमें टैक्सेबल इनकम निकालनी होती है, हमें टैक्सेबल वही हमारा प्रॉफिट होता है, टैक्सेबल इनकम, ठीक है, नो प्रॉब्लम। प्रॉफिट निकालना काम अकाउंटेंट का, हमारा काम क्या है, टैक्सेबल इनकम निकालना। तो वो टैक्सेबल इनकम हमने यहाँ पे भी निकालनी और टैक्सेबल इनकम हमने यहाँ, क्लियर जी। तो अब